Great. Thank you very much. अच्छा जी। आई एम रिक्वेस्टिंग, आप लोग ऐसा करें कि बीच में आ जाए, बीच में ना, ताकि हमारा इंटरेक्शन भी रहे। और ज्यादा मैं मूव नहीं करूंगा आज के सेशन में। मूव करना ना करने की वजह ये है कि मेरे साथ जो कुछ ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है ना, उन इंक्लूसिविटी रहे, वो लोग भी शामिल हों और आप लोग भी करीब करीब हो जाएं। ठीक है। और बाद में सुजात साहब आ जाएं आगे, तो फिर हम साथ में और भी हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आप करीब करीब हो जाएं, एक्टिविटीज वगैरह जब करेंगे तो फिर आप ज़ाहिर डिसइंटीग्रेट होंगे। और आज मेरा प्लान ये है कि हर इंडिविजुअल ग्रुप में एक्टिविटी तो करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली भी करेंगे। राइट। ओके जी। एक कंसेप्ट है डिजाइन थिंकिंग। मेरे साथ अलीना रजा है। अलीना, ओके अलीना, आई विल प्रेफर कि आप भी हमें, जब हम एक्टिविटीज कर रहे हो अलीना रबिया खान, तो आप हमारे साथ एंगेज हों और रेसिप्रोकेट करें, ताकि हम इस जो आज का सेशन है इसको टू वे में लेके चलें। चलें जी। ओके। डिजाइन थिंकिंग के बारे में कोई आप लोगों ने इससे पहले इस टर्मिनोलॉजी को सुना हुआ है, डिजाइन थिंकिंग को इस वक्त? नहीं, पढ़े बगैर बताएं, बता सर, वैसे बताएं। डिजाइन थिंकिंग, डिजाइन थिंकिंग की, सर आपने सुना हुआ डिजाइन थिंकिंग का? ठीक है। डिजाइन थिंकिंग इज मॉडर्न कंसेप्ट ना, कि आप चीजों को कैसे डिजाइन करते हैं। इससे पहले तो आपने फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात की थी ना। फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग के हवाले से हमारा इंटरेक्शन हुआ था और डिस्कशन भी चली थी, राइट। तो फाउंडेशन ऑफ ट्रेनिंग में हमने दिखाया था, बात की थी किस तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, लर्निंग किस तरह से होती है, टू वे में होती है, इंस्ट्रक्टर लेड भी होती है, और उसके अलावा जो है आप पेडागोजी की बात की थी, इस तरह की डिफरेंट हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी ना। आपने आप स्कूल से बिलोंग करती हैं तो आपको तो ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा इन चीजों का ना। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, राइट। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। उसमें ये होता है, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी ट्रेनिंग आपने डिजाइन करनी हो, बनानी हो, तो आज के जो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक है ट्रेनिंग डिजाइनिंग वाया डिजाइन थिंकिंग, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरा है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, कि ट्रेनिंग आपने डिजाइन की है तो उसको किस तरह से बनाना है, किस बेस के ऊपर आपने जो अपनी ट्रेनिंग को डिजाइन किया है, उसकी फाउंडेशन क्या है, जो भी ट्रेनिंग डिजाइन की है, और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका आरओआई क्या होगा। ये सब चीजें हम आज के दिन में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो पहले, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी चीज बना रहे हो आप, कोई भी प्रोसेस डेवलप कर रहे हो, तो उसमें आप डिजाइन थिंकिंग के पैटर्न को फॉलो करेंगे, हम सब लोग फॉलो करेंगे, राइट, डिजाइन थिंकिंग के पैटर्न को, जो हम सब के लिए आसानी से समझ में आने वाला होगा, राइट। जी जी। बंद तो हो सकता है थोड़ा सा यह। हाँ, आप बिल्कुल सामने ही आ जाए। ठीक है। कम करने से फिर सफोकेशन हो जाएगी आपसे, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। राइट। अच्छा जी। तो डिजाइन थिंकिंग में जो अप्रोच है वो क्या है? एम्पैथी। एम्पैथी के बारे में जानते हैं आप? एम्पैथी, आप एम्पैथी, हमने बहुत दफा डिस्कस की सर, आप एम्पैथी के बारे में जानते हैं? या एम्पैथी, या डिजाइन थिंकिंग किसके ऊपर फोकस करती है? एम्पैथी, आर्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टू क्रिएट ट्रूली इम्पैक्टफुल लर्निंग। अच्छा, कंटिन्यूसली। अच्छा, एम्पैथी का मतलब होता है कि हम किसी के पर्सपेक्टिव में जाके सोचने की कोशिश करते हैं कि आप मेरे लिए ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं, आप मेरी जगह पे आ जाते हैं कि मेरे लिए ट्रेनिंग डिजाइन कर रहे हैं, मैं लर्नर हूँ, मेरी अप्रोच से आप सोचना शुरू कर देंगे। आपका सारा थिंकिंग प्रोसेस मेरी अप्रोच से होना शुरू हो जाएगा ना। आप अपने आप को मेरे प्लेस में लेके आएंगे, ताकि आप मेरी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। क्योंकि इस वक्त
जो भी ट्रेनिंग हो रही है वो लर्नर सेंट्रिक है या स्टूडेंट सेंट्रिक है ना अप्रोच। स्कूलिंग की भी चेंज हो गई है, जो प्रीवियस थी या ट्रेडिशनल थी ना। ठीक है, तो इसी तरह से लर्निंग की ट्रेनिंग की अप्रोच भी चेंज हो चुकी है, राइट। और एक और चीज जिसको हम बात करते हैं, आइटरेशन। आइटरेशन क्या चीज है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। कोई काम करते हैं आप, अच्छा एक दफा कोई काम करेंगे आप, कोई प्रोसेस करेंगे, वो ठीक नहीं होगा तो आप उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने में क्या होगा, पहले से इम्प्रूव हो जाएगा ना। मैं अक्सर बात करता हूँ, हमारी अक्सर ट्रेनिंग में बात होती है कि आप कोई भी मिस्टेक करें तो टू एयर इज ह्यूमन। ठीक है, मिस्टेक का मतलब है कि कोई काम हो रहा है, लेकिन जब दोबारा वो मिस्टेक करें तो इट्स मीन कि डेट इज योर चॉइस। थर्ड टाइम वो मिस्टेक करें तो डेट इज योर डिसीजन। डेट इज योर डिसीजन। फिर डिसीजन की एक प्राइस है, डिसीजन की प्राइस है ना, हैबिट बन जाएगी ना। तो हैबिट जब आपको ऐसी हैबिट डेवलप हो जाए जो एरर वाली हो, मिस्टेक्स वाली हो, गलतियों वाली हो, तो फिर लाइफ कैसे होगी, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ कैसी हो जाएगी ना। ऐसी हैबिट अगर डेवलप हो जाए आप में, मतलब कि लर्निंग है ना, फेलियर की प्राइस क्या है। फेल कहते हैं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल की प्राइस लर्निंग है। और आपने प्राइस पे कर दी, कभी ऐसा हुआ है शॉप पे गई हो, प्राइस पे कर दी हो, और जो चीज जिस चीज की प्राइस पे ना की हो, वो चीज ना ली हो और वैसे आ गए हो, ऐसा हुआ कभी? नहीं हो। करेंगे तो फिर क्या होगा, नुकसान भी होगा। और हम आप क्या कहेंगे इनको ना, सबको ना। ठीक है, हम कभी भी ऐसा करेंगे तो हमें तो समझेगा कि ये फुलिश हैं, वूफ हैं, ये प्राइस उसके बदले में कुछ लेते नहीं है ना, प्राइस की कॉस्ट है। ठीक है, फेलियर भी एक कॉस्ट है, उसके बदले में आपकी जो चीज मिलनी है वो लर्निंग है। लर्निंग ये है कि दोबारा से वही वाला एरर नहीं करना, दोबारा से वही मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, ताकि और फिर मिस्टेक जो करनी है वो नई मिस्टेक करनी है। नई मिस्टेक करेंगे, न्यू लर्निंग मिलेगी। फिर कहते हैं ना, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लेकिन अगर आपने लर्निंग ही नहीं ली, इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आपने प्राइस पे कर दी, इसके बदले में वो चीज नहीं ली, अपना लॉस कर दिया, अपने एसेट का लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये जो आइट्रेशन है ये कंटिन्यूस लर्निंग है। और प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे। फिर एक और चीज है रिवर्स थिंकिंग, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये वो थिंकिंग पैटर्न है, अगर हमारा है ना। एक बुक है, एक कोर्स भी है, कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर पढ़ो, जॉन मैक्सवेल की है, जिसका नाम है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। कभी जरूर पढ़े, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। सोचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कामयाब लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, किस तरह से एवेलुएट करते हैं। तो थिंकिंग के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, सोचने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं। ये थिंकिंग है जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे मौजूद हैं, और कई लोग इससे भी अच्छी जगह पे मौजूद हैं। ये सिर्फ थिंकिंग ना। एक बात उस किताब में लिखी हुई है, उस बुक में लिखी हुई है, दुनिया में सबसे ज्यादा वेल्थ जो क्रिएट हुई है वो किस चीज से क्रिएट हुई है, थिंकिंग से क्रिएट हुई है। प्रीवियसली माइनिंग से क्रिएट होती थी ना, माइनिंग। थिंक यानी कि पहले समझते थे कि यही सोर्स है, माइनिंग है, मिनरल निकाल दिए, गोल्ड निकाल लिया, डिग कर दिया, या कोई हीरे वगैरह डायमंड डिग कर दिए, तो आप उसी से वेल्दी हो रहे हैं ना, जिसके बाकी चीजें हैं। लेकिन जिस इरा में हम मौजूद हैं, ये इरा है आइडिया का और थिंकिंग का और इनोवेशन का आइडिया। बिल गेट्स देख लें आप, मार्क जुकरबर्ग को देख लें, और भी जो इस तरह के नाम लेते हैं ना, टेस्ला वाला जो है, एलॉन मस्क वगैरह, ये सारे के सारे ये स्क्रैच से ये लाइफ स्टार्ट की इन्होंने, और फिर अल्टीमेटली थिंकिंग की वजह से, आइडिया की वजह से बिलियनर बन गए। बिलियनर और ट्रिलियनर, ट्रिलियनर के बाद कौन सी टर्म होती है, एक टर्मिनल टर्मिनोलॉजी होती है। ट्रिलियनर नहीं, नहीं, मेरा बेटा जो है ना छोटा वाला, कल फोर्थ में फिफ्थ में है, कल वो एक और टर्म निकाल के आया हुआ था कि दुनिया में ट्रिलियन से ऊपर एक और भी टर्मिनोलॉजी, पता नहीं क्या अमेजन से निकल गई, शेयर करता हूँ ना, कि कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है नेक्स्ट लेवल। ट्रिलियन का नेक्स्ट लेवल ये क्या है ना, जो उस वक्त उस पर लोगों ने जाना है अभी, बहुत प्यारा। अरे लोग थिंकिंग से पहुंचे हैं ना इस पे। ठीक है, तो थिंकिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि हम थिंकिंग के ऊपर देखेंगे। थिंकिंग लाइफ को चेंज कर देती है। थिंकिंग आपके इन्फिनिटी नहीं है वो सर, उसमें ट्रिलियनर ही आता है कोई ना,
बता के शेयर करूंगा ना, क्योंकि आप ऐसे गूगल शूगल करेंगे आपको मिल जाएगा ना कि नेक्स्ट लेवल, उस पर भी तो कोई नहीं पहुंचा दीजिएगा ना, कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन कोई ना कोई तो पहुंच जाएगा ना, जिस तरह लोग चल रहे हैं ना। तो ये थिंकिंग है जो चीज़ों को चेंज करती है, हमारी जिंदगी को चेंज करती है, हमारे लाइफ को चेंज करती है, हमारे पैटर्न ऑफ लिविंग को चेंज करती है ना। ठीक है, और हमारे जो वे ऑफ लिविंग, जो कुछ भी है स्टाइल, सबको चेंज करती है, राइट। तो उस क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, ठीक है जी, जो हमें अंदाजा बताएगा कि हमने किस तरह से सोचना है। एक सोच है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है किसी के अंदर भी ना, थिंकिंग। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। डिजाइन थिंकिंग इज ह्यूमन सेंटर्ड, ठीक है जी। ये ह्यूमन सेंटर्ड है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सोचा जाता है कि आपने अपने थिंकिंग को कैसे डिजाइन करना है, थिंकिंग को डिजाइन कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से किस तरह से चेंज करना है। ठीक है, थिंकिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आप, डिजाइन थिंकिंग इज अ ह्यूमन सेंटर्ड इनिशिएटिव प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस यूज फॉर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक कंटिन्यूस करने वाला प्रोसेस है, ठीक है जी। अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच टू डिजाइनिंग इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हमारा फोकस ऑफ अटेंशन जो है वो लर्नर है, सीखने वाला है, सिखाने वाला नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग्स के अंदर क्वेश्चन भी रेज किए जाते हैं। किसी जमाने में जो आंसर्स थे ना, उनकी वैल्यू ज्यादा होती थी। ये कौन सा टाइम है जिसमें से हम चल रहे हैं? क्वेश्चन, ये वो एरा है जो क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन करने की वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन करना। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ट्रेनिंग में या सेशंस में। आप जब ट्रेनिंग करने जाएंगे ना, एज अ ट्रेनर काम करेंगे, तो हम सब बहुत दफा देखते हैं कि कई लोग सवालात कर रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं। हम कहते हैं यार ये क्यों इस तरह के सवालात कर रहे हैं, कितने फुलिश किस्म के सवालात कर रहे हैं। समटाइम लगता है ऐसे, है ना। समटाइम हमें पता होता है कि इस बंदे के पास इसका आंसर है जो क्वेश्चन कर रहा है। समटाइम हमें पता होता है यार इसके पास इसका आंसर भी मौजूद है, लेकिन फिर भी ये सवाल कर रहा है, शायद अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कर रहा होगा, या कोई इस तरह की चीज कर रहा होगा ना। तो ये जो क्वेश्चन लोग रेज करते हैं ट्रेनिंग्स के बीच में, सेशंस के बीच में, तो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन लोगों के लिए भी बात दफा सवालात किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं रेज, जिन लोगों के अंदर क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं होती, करज नहीं होती, किसी भी वजह से। वो फील कर रहे होते हैं कि यार अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो शायद लोग ये बात करेंगे यार कि इसको तो इस चीज का भी पता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अप्रोच बिल्कुल चेंज हो रही है, लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, तो उसमें क्वेश्चन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन करने के लिए लोगों को इनकरेज करना भी जरूरी है, लोगों को इस बात पे मोटिवेट करना भी जरूरी है कि वो क्वेश्चन करें। ट्रेनर बेसिकली कोई टीचर नहीं है, एक फैसिलिटेटर है। कोई भी ट्रेनर, वो कोई टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, वो फैसिलिटेटर है ना। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, डिस्कशन हो रही है, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं कि वो बात करें। जब बात करेंगे तो आप फिर क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से कुछ नई आइडियोलॉजी लेके आएंगे। ठीक है, कोई नई थिंकिंग आएगी आपके पास ना, जो आपके लिए, उन सब लोगों के लिए जो उस सेशन में मौजूद हैं, सबके लिए हेल्पफुल होगी, राइट। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम देखेंगे कि लर्नर का एक्सपीरियंस कैसा है, जो आपके पास मौजूद हैं लर्नर, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या। अच्छा, सम टाइम ये भी होता है जब ट्रेनिंग मॉड्यूल हम बना रहे होते हैं, सर बैठिए, तशरीफ रखिए, आज ही आप नहीं आए थे तो हम थोड़ा सा करीब करीब होके बैठ गए थे ना, लेकिन मेरे आने से दूर ना वजह से मैं भी आया, मैं नहीं बैठा, ठीक है। चले, थैंक यू। अच्छा जी, हम आज पढ़ रहे हैं, दो चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है, आज इस वीक में, और आज के डे में, कि ट्रेनिंग को डिज़ाइन कैसे करना है, और फिर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कैसे डेवलप करनी है ना। ठीक है, ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो किस बेस पे इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे तो इम्प्लीमेंट नहीं करना कि बस हम उठा के उनको मटेरियल बना लिया, को मॉड्यूल बना लिया, और हम समझें कि हमारा ब्रेन चाइल्ड है। जिसका भी जो ब्रेन चाइल्ड होता है ना, वो उसको सबसे ज्यादा अजीज होता है, और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म उसको बड़ा लगता है कि यार ये क्यों क्रिटिसिज्म उसके ऊपर हो रहा है। तो हमने जब वो लेके जाना है, तो हमने सिर्फ, क्योंकि अप्रोच किसकी होगी जो हम बात कर रहे हैं, कि लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है। इस वक्त लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है ना, कि हमने फोकस करना है कि हमने जिससे हमसे लर्निंग करने आना है उसको क्या देना है। तो उस हवाले से हम बात कर रहे हैं डिजाइन थिंकिंग के ऊपर,
कि थिंकिंग को किस तरह से डिजाइन करना है, थिंकिंग को किस तरह से अपने कंट्रोल में करना है, राइट। तो ये इट मूव्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल कंटेंट, कि वो तरीका नहीं है कि आप जो ट्रेडिशनली कर रहे थे। ये जो इनोवेशन हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, वो बेसिकली आइट्रेशन से हो रही है ना। दैट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट सुना होगा आपने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग ना, ये एक नया कंसेप्ट है इस वक्त में। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर बिलीव नहीं करते ना, और आप समझते हैं कि आप सबसे ज्यादा लर्निंग कर चुके हैं, अब इसके बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो जितनी तेजी से चीजें चेंज हो रही है ना, अल्टीमेटली आप डिस्कार्डेड हो जाएंगे। जो भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बिलीव नहीं करेगा इस एरा में, जो हमारी ट्रू स्पिरिट है, अगर इस्लाम में भी बात करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो क्या कहते हैं, इल्म हासिल करो। जी बिल्कुल ना, क्रेडिट टू वो ग्रेव तक, क्रेडिट टू ग्रेव तक ना, गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो ना। वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कंसेप्ट बहुत पहले दिया जा चुका है। दुनिया आज कह रही है कि इस पे आ जाओ इस वक्त। एक तो जो बात है वो मैं कि पहले जो था ना वो एक कंसेप्ट था, हम जानते हैं बहुत कुछ ना, उस वजह से बहुत कुछ सहा था। जो साइंस है जो कुछ भी है ना, हमारा एक है कि हम कुछ भी नहीं जानते। यस, उस वजह से जो है ना वो कुछ सीधी सी बात की होती है। इस माइंड सेट पे ये बात नहीं बिल्कुल ना। समझ। ठीक है, जो एक बात करते हैं ना कि आई नो व्हाट आई नो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो गया ये, आई नो व्हाट आई नो इज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, आई नो व्हाट आई डोंट नो, जो मुझे नहीं पता ना उसके बारे में जानना, यानी कि इम्पोर्टेंट चीज ये है। ताकि आप, कई लोगों के एक्सपोजर में चीजें नहीं होती, ठीक है, कई लोगों के एक्सपोजर में चीजें नहीं होती। जब हम बात करते हैं लोगों से, बहुत से लोगों से बात करते हैं ना, तो फिर जिनके एक्सपोजर नहीं होता, जिनका विजन नहीं होता, जिनकी ज्यादा सोचने की सलाहियत नहीं होती, तो अल्टीमेटली फिर वो उसी लिमिटेड विजन में रहते हैं, लिमिटेड थिंकिंग में रहते हैं ना। मैं एक मीम देख रहा था, अभी कोई टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट का ना, या कोई मसला, पीएसएल भी चल रहा था और आईपीएल भी चल रहा था, तो एक मीम लिखी हुई थी कि भाई, बाबर आजम की मीम बनाई थी इन्होंने, कि बाबर आजम को किसी ने कहा टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको 50 बिलियन मिलेंगे, 50 बिलियन रुपीज मिलेंगे ना, मीम बनाई थी ना। तो बाबर आजम आगे से कहता है मीम में ही कि चल झूठे, 50 बिलियन तो होते ही नहीं ना, ठीक है। तो कई लोग इस तरह कहते हैं ना, हमारे बहुत से लोग होते हैं उनके कंसेप्ट, उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होता ना, ठीक है। तो एक्सपोजर को बढ़ाने की जरूरत है। एक्सपोजर आपके एक्सपीरियंस से आता है और आपकी लर्निंग से आता है, ठीक है, आपकी लर्निंग से, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से, खुद की मेहनत से, ये आपका एक्सपोजर इंक्रीज करेगा। और आप जाके वो क्या करेंगे, ये इसीलिए हम कहते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, इल्म हासिल करो, कि माँ की गोद से लेके कब्र तक। तो वो सिखाया ही यही है, और इस पे आप जाएंगे ना, ये अगर आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, नस्ट में जाते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर है, या लम्स में जाते हैं, लाहौर में जो लम्स है ना, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे राउजिंग डेवलपमेंट सेंटर है ना, कि भाई प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे आप करेंगे ना। अब लोगों ने सब अपनी एजुकेशन भी ले ली है, क्वालिफिकेशन भी ले ली है, तो उन यूनिवर्सिटीज को क्या जरूरत पड़ी है यार, जिनको उन्होंने एमबीए करके ग्रेजुएट कर दिया है। जो लोग काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मल्टीनेशनल में, टॉप की इंटरप्राइजेज में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की टॉप की इंटरप्राइजेज के नाम लेंगे तो कौन कौन सी होंगी, आप बताइएगा। लिखते हैं अपने अपने पास सर, आप हर इंडिविजुअल अपने अपने पास पाकिस्तान की टॉप के इंटरप्राइजेस को लिखें, लिखें। ये आपके टारगेटेड क्लाइंट होंगे, या आपके टारगेटेड ऑडियंस होंगे। पाकिस्तान का देखिए, सोचे तो सही, सोचे तो सही, एक तो बड़े बड़े जॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, जिसके पास पैसा होगा ना, उसी से तो आपने पैसा लेना है, बैंक से, ठीक है, बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तान की अभी लिस्ट एक पब्लिश हुई थी कुछ दिन पहले, मेरे पास अभी पढ़ी, उसको मैंने रिफाइन करना है। हाँ, जो पाकिस्तान के टॉप के लोग हैं, निशात ग्रुप हो गया, ठीक है, बैंक से, सलीम गोदी है, नेट सोल वाला। आप आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए, आपका नेट सोल होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, एवेंसियन होना चाहिए। आपके टारगेट आपकी जिस फील्ड में आप है उसी फील्ड में वो है ना, तो आपके लिए बेंचमार्किंग वो होनी चाहिए। आपकी कौन सी फील्ड है, हेल्थ केयर की फील्ड है, हेल्थ केयर में फिर जो टॉप की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आगा खान हो गया, ठीक है, या शिफा इंटरनेशनल है, या इससे मिलते जुलती होगी, कुलसूम है, ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है ना, ठीक है, वो आपका होना चाहिए। लेकिन उससे रेलेवेंट और भी चीजें हैं ना, क्योंकि आपको तो हेल्थ केयर की समझ है,
हेल्थ केयर की समझ है तो फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की भी समझ होगी, ये अंडरस्टैंडिंग आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, असल में क्या होता है कि मैं ये चाह रहा हूँ, या डायमेंशनल, जो मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग होनी चाहिए, लेकिन जो आपका एरिया स्ट्रांग है ना, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करें। एरिया स्ट्रांग है, उधर से स्टार्ट करें ना। आपकी टीचिंग है, एजुकेशन साइड आपकी है, तो आपके सामने बीकन हाउस होना चाहिए, सिटी स्कूल होना चाहिए, रूट्स होना चाहिए, और भी अच्छा। अब मुझे टॉप के स्कूल बताएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे रैंक कर रहे हैं। सिद्दीक पब्लिक स्कूल ना, और फ्रॉबल्स है। आपको पता है एक होते हैं स्किमिंग प्राइसिंग रूट्स है। आपने ना जब काम करना है ना तो सिद्दीक वाली अप्रोच से बाहर निकल जाना है। आपने देखना है पाकिस्तान, अमेरिका, लाहौर में अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल है, शेफास्ट है इंटरनेशनल स्कूल, हेड स्टार्ट है, एलजीएस है। हाँ, अब सिद्दीक भी है ना, दुबई में खोल गया एलजीएस है ना। ये सारे के सारे आपने एक रैंकिंग बनानी है और अपने पास लिस्ट बनानी, ये आपका टास्क भी है। अपने पास लिस्ट बनानी है अपने अपने सेक्टर के लोगों की, वो जो वो टारगेट ऑडियंस होंगे आपके ना। ठीक है, क्योंकि जिस एरिया में आप स्ट्रांग है उस एरिया में आपने निकलना है काम, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर हाउसेज की प्रॉब्लम का पता होगा, उनके चैलेंजेस का पता होगा। उनके चैलेंजेस को आपको, फर्टिलाइजर के चैलेंजेस का तो नहीं पता होगा ना, मिसाल के तौर पे, या जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके चैलेंजेस का आपको नहीं पता होगा। आपको हेल्थ केयर का पता होगा। ठीक है सर, आपका कौन सा सेक्टर है? यस। इट्स नॉट ओनली कि वो हम उनका कारोबार कर रहे हैं इसलिए, लेकिन हमारी अप्रोच पिछले 8 साल की यही रही है कि हमने जो टॉप के लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करना है। यस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन कर दिया चाहिए, यहाँ पे स्वागत है, वी आर गिविंग प्रेजेंटेशन ग्लोबल इवेंट्स, वी आर चेंज, या वी आर ओनली connect one of the biggest groups in Pakistan. Yes. HRL. HRL. We are directly connected with Zaid Rafiq साहब, the owner of the Habib Rafiq. Habib Rafiq के जो owner है जायद साहब, राइट, तो हम उनके साथ ऐसे ही बैठ कर brainstorming करते हैं, कुछ आइडिया देते हैं। बिल्कुल। Then one of the biggest groups in Pakistan is MNC, New Metro के बिलास टीम है। यस। जिनकी को बात के स्टेटमेंट हो गई है, हम उनके बहुत जगह हमारे साथ के लोग से हैं। बिल्कुल है ऐसे ही, हाँ जी, मेट्रो से तो उनके साथ बिलास अच्छा है। उसके बाद इसी तरह से मतलब जितने भी आप रही हुई है, जो कि पर्सनल का हाथ वाले हैं, काफी आता हूँ मैं ऑफिस हम लोगों को आ रहा हूँ, तो मैं ये आपको ऐसे वो आया ना ये नॉलेज सबसे and deliver it to my own people, right? I think brothers are also doing it. But if it comes to the crunch when I need this, these are the people I can just pick up the phone and call them, I can request them, look, I have started this new setup. They might be able to help you. You need to ask them, can you help me to do my choice? I can tell them, I think I can add value to your business. Yes. So I think it's extremely important कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पे काम किया जाए rather than weaknesses पे काम करें। तो yes, I think it makes a lot of sense. Yes. काफी हो। थोड़ा सा अपना दायरा कार जो है थोड़ा वसी कर दें, थोड़ा वसी कर दें ना। हाँ, हाँ एक्सपेंस। ठीक है, क्या करिए से, ठीक है, बैठे तशरीफ रखें सर। नहीं नहीं, कोई थोड़ा थोड़ा सा और बड़े हो जाए, कोई बात नहीं, खैर है। तो हम बात कर रहे हैं आज डिजाइन थिंकिंग के ऊपर, और वो सारा के सारा, नहीं नहीं, तो आप लोग ये जैसे आपने अपने प्लेयर्स का बताया ना, हबीब रफीक,
अच्छा, एक चीज और भी है ना, अगर देखें मसला क्या है कि अगर आप किसी चीज में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, अपने लोगों को एम्पावर कर रहे हैं ना, एक चीज हम सोचते हैं कंटेनमेंट, ठीक है, लेकिन मे भी जब हम कंटेनमेंट की थिंकिंग में जाते हैं ना, कनात जिसको कहते हैं ना, तो जी, हाँ सेटिस्फेक्शन, ये कंटेनमेंट, कंटेनमेंट भी कहते हैं ना, मैं आपको एक टैबू है उसको तोड़ना चाहता हूँ ना। कंटेनमेंट करके ना हम लिमिटेड हो जाते हैं सिर्फ उन लोगों को फायदा देने के हवाले से, कि या तो खुद को या जो करीब तरीन है ना। मे भी खुदा ने आपको लाइफ जो है ना, खुदा ने आपको एक गिफ्ट दिया है, खुदा ने एक गिफ्ट दिया आपको लाइफ, उसको रिफाइन करके वापस करना आपका खुदा की तरफ गिफ्ट है। मे भी आप वो से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएंगे, दायरा कार बढ़ाएंगे, तो बहुत से लोगों की जिंदगी चेंज हो जाए। वो एक किसी मूवी में देखा था कि कोई मछलियां दरिया समुद्र से बाहर आ रही होती थी, एक बच्चा खड़ा होकर ना एक एक करके मछली को वापस फेंक रहा था, ठीक है। तो किसी ने उसको कहा, यार आप क्या कर रहे हो, ऐसे अपना वेस्टेज ऑफ एफर्ट कर रहे हो कि आप फिशेस को वापस फेंक रहे हो, इतनी ज्यादा तो बाहर मरी हुई है। तो उसने कहा कि जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी पावर है, वो यही है। लेकिन जो एक मछली उठा के मैं वापस फेंक रहा हूँ ना, तो उसकी लाइफ चेंज हो रही है, उसकी लाइफ चेंज होगी ना, वो दोबारा जिंदा होगी। तो हमारा भी कंट्रीब्यूशन ऐसा ही है कि हमने जितना भी हमारा इन्फ्लुएंस है, बेशक आप फाइनेंशियल बेनिफिट ना लें इस ट्रेनिंग से या ट्रेनर बनने के बाद, लेकिन आपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है, लोगों को अपलिफ्ट करना है, लाइफ में जाना है। मैंने कुछ काफी अर्सा काम किया एज अ वॉलंटियर। आपने एक स्कूल का नाम सुना होगा, द सिटीजन फाउंडेशन, TCF ना, वो तो सर मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ काम किया। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि चलें उन बच्चों को सिखाया जाए कि उनके सामने कैरियर की स्ट्रीम्स कौन कौन सी थी, उस उनके एक्सपोजर में ये चीजें लेके आई जाए ना, ठीक है। तो इस तरह का वॉलंटियरशिप कुछ बहुत कुछ करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, लेकिन जिन जिन कंट्रीज में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज नहीं होती, वहाँ लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली, जब उनके पास अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं तो सोसाइटी को पे बैक करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में भी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब स्टेबल हो जाती हैं तो फिर एक एक एलिमेंट और है जिसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस सेक्टर में वो काम करना शुरू कर देते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ है ICI पाकिस्तान में, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है जी। वो कराची की एक बड़ी फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, जिनकी किया भी है, लकी टेक्सटाइल भी है, लकी सीमेंट भी है। तो उनका लकी कोर इंडस्ट्रीज के नाम से एक ग्रुप है ना, ठीक है। तो हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते थे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती थी, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्रिंग, इस तरह की और चीजें। तो बेसिकली जब आपको खुदा ने दे दिया कुछ, तो फिर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम और लोगों तक को यानी और लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करना शुरू कर देना, ठीक है। तो हम आज के दिन में सर दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि डिज़ाइन थिंकिंग के ट्रेनिंग को डिज़ाइन कैसे करना है। दूसरा, ट्रेनिंग को डिज़ाइन क्यों करना है, किस बेस पे करना है, किसके लिए करना है ना। DNA डेवलप करना सीखेंगे, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये ट्रेनिंग को बनाना कैसे है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस बेस पे बनाना है, राइट। तो ये है। और जब हमने प्रीवियस में भी बात की थी कि लर्नर, ठीक है, और इस वक्त जो लर्नर है, जो ट्रेनी है, जिसको सिखाना है, ही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है जी। प्रीवियसली ट्रेनिंग ही जो ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट होते थे, इनको कहा जाता था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। अब का क्या नाम हो चुका है, आप बताइएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, जो आपसे, जिनको आपने अप्रोच करना है या जिन्होंने आपसे अप्रोच करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अब नया नाम जो इस वक्त हो चुका है, वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, LND, ठीक है। आप देखेंगे तो LND ही होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी, या नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा। ट्रेनिंग एक सर्टन एनवायरनमेंट में, जैसे आप बैठे हुए हैं क्लासरूम में ना, वहाँ की जाती है, ठीक है। लर्निंग एक होता है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, जिसमें वो लर्निंग की जाती है, जिसमें बहुत सी चीज़ों से वो सीखते हैं, ठीक है। आपने आपस में बात की, उससे भी सीखा, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग की, उससे भी सीखा, चैलेंजेस कोई दिए, उससे भी सीखा, राइट, उससे भी लर्निंग करनी।
लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर, यस, या L&D ना। देखिए पहले ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता था ना, पहले होता था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, सिर्फ कि ये हायर करो और फायर करो, बस इतना ही HR होता था। अब हो चुका है टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट डेवलपमेंट, टैलेंट रिटेंशन ना, इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चीजें हो चुकी हैं। क्योंकि पहले करना था, जॉब्स होती थी, क्या कहते हैं, थोड़ी सी लोग, अब ज्यादा लोग होते थे ना, अभी भी खैर सही है। लेकिन अब क्या होता था, जिसको जॉब पे रखा है उसको डेवलप भी करना है, उसको ट्रेन भी करना है, उसको रिटेन भी करना है। अप्रोच चेंज हो चुकी है ना। क्योंकि अगर आप इसको रिटेन नहीं करेंगे, इसको डेवलप नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग बेसिकली क्यों कर रहे होते हैं, हम ट्रेनिंग क्यों डिजाइन कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग बना क्यों रहे होते हैं, या ट्रेनर्स का काम क्या है। ट्रेनर्स का काम भी ये होता है कि उन लोगों को डेवलप करना, जिन लोगों को कंपनीज ने हायर किया है, राइट। एक CFO, शायद प्रीवियस सेशन में भी बात की थी, एक CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और एक CEO, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। CFO आपको पता है ना, फाइनेंस वाले लोग होते हैं, वो थोड़ा सा संभल के खर्च करने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सपेंस ज्यादा ना हो ना। लेकिन जो CEO होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, डेवलप करे ना। वो आपस में बहस कर रहे हैं कि CFO कह रहा है कि जी क्या फायदा इन लोगों को ट्रेन करने का, अगर हमने इनको ट्रेन किया तो ये ट्रेन होके हमें छोड़ के चले जाएंगे। तो CEO जो कि विजनरी होता है, CEO वही होता है ना जो विजनरी होता है। ठीक है, तो वो कहता है नहीं, अगर हमने इनको ट्रेन ना किया, तो फिर ये क्या, ये हमारे पास रह गए, तो तब हमारा क्या बनेगा, तब हमारा क्या बनेगा ना, लायबिलिटी बन जाएंगी। लास्ट में भी शायद डिस्कशन हुई थी ना। ठीक है, तो ये हम पूरे के पूरे वो पढ़ रहे हैं डिजाइन थिंकिंग को। जी अलीना, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप मुझे बताइएगा कि आप तक आवाज आ रही है। आप हमें आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, आपकी पार्टिसिपेशन भी चाहिए ना, राइट। तो ये इस स्लाइड पे जो एक वो साइकिल बना हुआ है ना, डिजाइन थिंकिंग का, क्योंकि लर्नर सेंट्रिक बेसिकली ट्रेनिंग हो चुकी है, सॉरी। तो इसमें फिर सबसे ज्यादा वैल्यू किसके एक्सपीरियंस की है, लर्नर के एक्सपीरियंस की वैल्यू सबसे ज्यादा है, राइट। ये साइकिल है जनाब। जी, एम्पैथाइज, एम्पैथाइज का मतलब है कि अंडरस्टैंड योर लर्नर। ठीक है, उस उसकी जगह पे जाके सोचना। ठीक है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया ना। फिर उसके बाद क्या चीज है जनाब, उसकी जगह पे जब जाके सोचा, तो नेक्स्ट लेवल क्या आ गया, उसकी जगह पे जाके सोचा तो उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचा ना, उसके चैलेंजेस के बारे में सोचा। ठीक है, उसकी चीजों के बारे में सोचा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा जनाब, नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, उसके प्रॉब्लम को डिफाइन करना। ठीक है, फ्रेम द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच के साथ चलना है। सबसे ज्यादा तो सबसे बड़ी चीज ये प्रॉब्लम, जिधर भी प्रॉब्लम मौजूद होगी ना, ठीक है, वहां पे आपकी और हमारी वैल्यू रहेगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वालों की वैल्यू वहां पे रहेगी जहाँ पे भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ना। मैं जब नया नया L&D में आया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आया, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे किसी ने बताया कि यार सर ये देखिए जी, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। HR, और मैं डिस्कस कर रहे थे, मैं भी HR का ही पार्ट था। तो उन्होंने कहा कि सर ये हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। तो मैंने कहा बेटा, जब तक प्रॉब्लम है तब तक हम मौजूद हैं। अगर सारी प्रॉब्लम हल हो गई, तो आपके मेरे होने का फायदा क्या है। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमने सॉल्व करना है, उनको गाइड करना है, हेल्प करना है ना। हम बेसिकली क्या होता है ना, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं लोगों को ना। ठीक है, एक फ्रेमवर्क ऑफ वर्क में लोग होते हैं, एक माइंड सेट में लोग होते हैं, उससे निकल नहीं पा रहे होते। हम उनको, क्योंकि हम उससे हटके होते हैं। आपने कभी फुटबॉल के कोच को देखा है, फुटबॉल के कोच को देखा होगा ना। फुटबॉल का कोच क्या कर रहा होता है, प्लेयर में जितनी एनर्जी होती है उतनी उसमें एनर्जी तो नहीं होती ना, फुटबॉल के कोच में। लेकिन उसके अंदर स्किल होती है। ठीक है, और वो प्लेयर जो होता है वो एक बाउंड्री के अंदर होता है, उसने उसमें 90 मिनट्स के अंदर परफॉर्म करना होता है। जितना भी फुटबॉल का टाइम होता है, उसमें वो उसके पास थिंकिंग नहीं होती, उसके पास एनर्जी होती है, स्ट्रेटजीज जो सीखी हुई हैं उसी को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन कोच आउट ऑफ दैट फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेम से बाहर कोच होता है। कोच के पास सोचने का टाइम होता है, कोच उनको बता रहा होता है, बुला रहा होता है, सिखा रहा होता है, ट्रेन कर रहा होता है। वो एक उसका उसके पास उस वक्त विजन होता है, उसका माइंडसेट बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में होता है। ठीक है, तो आपने बीइंग अ कोच डिफाइन करना है प्रॉब्लम को, मे बी जिसकी प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हैं,
वो उस वक्त उस माइंडसेट में हो ही ना कि उसका कोई सोल्यूशन निकाल के लेके आ सके ना। फिर जब आपने डिफाइन कर लिया, प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, देख लिया, अच्छी तरह से असेस कर लिया, एवेलुएट कर लिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने आ गई, डायग्नोज कर लिया, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, प्रॉब्लम फ्रेम द प्रॉब्लम, फिर उसको आइडिएट करना है। आइडिएट करते हैं आप लोग, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करेंगे, उसमें आइडिएट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और ब्रेनस्टॉर्मिंग, अच्छा देखें, आप लोगों ने ग्रुप स्टडी की है कभी? ग्रुप स्टडी की होगी और अलोन स्टडी भी की होगी। अब मुझे बता दें, ग्रुप स्टडी में और अकेले में स्टडी करने में क्या डिफरेंस आपके सामने खुल के आया या सामने आया, बताइएगा। एक ही प्रॉब्लम को ना मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज करते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर देती है future। ठीक हो गया। तो क्योंकि देखें, इस वक्त हम 6 लोग बैठे हैं, सातवां मैं हूं ना, हम किसी चीज को डिस्कस करेंगे ना, तो हर इंडिविजुअल अपना अपना आइडिया लेके बाहर आएंगे। मैं कोई आइडिया लेके आऊंगा, तो आप उसको एवेलुएट करेंगे, उसकी डायसेक्शन करेंगे, उसकी क्रिटिकल एवेलुएशन करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है, यही होगा ना। आप लेके आएंगे तो मैं करूंगा, अल्टीमेटली एक रिफाइंड चीज निकल के आएगी। तो जो भी आपने प्रॉब्लम निकाला उसको फिर आइडिएट करना है, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ये जब आप जाएंगे ना किसी से डिस्कशन करने के लिए, बात करने के लिए, तो आप इस सारे प्रोसेस में से निकल के जाएंगे, इस सारे प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे वहां पे, ठीक है। और बीइंग अ ट्रेनर, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, या इवन अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसी को ट्रेन करना है, L&D प्रोफेशनल काम करना है, तो तब भी आप जाके जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बैठ के बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उनके साथ बैठ के, ठीक है जी। तो आइडिएट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग का सोल्यूशन निकालेंगे। अब सोल्यूशन निकालने के बाद जिस पे आप मुत्तफिक हुए हैं वो सी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा एक चीज होती है जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप का सुना हुआ है कि आप क्या करते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे जो आपने आइडिया निकाला, मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग हैं, 500 लोग हैं ना, और आपने किसी चीज को फाइनलाइज कर दिया, लेकिन अब आपने उसको टेस्ट भी तो करना है ना, ठीक है। अगर आप 500 लोगों पे अप्लाई कर देंगे बगैर टेस्ट किए हुए, बगैर प्रोटोटाइप किए हुए, तो फेल भी तो हो सकता है ना आपको, ठीक है जी। वो क्या चीज होती है जो क्या क्या कहते हैं कि जी वो वापस आ भी सकती है ना, बैकलैश भी हो सकता है, बैकलैश हो सकता है। फेलियर अगर आपका हो गया 500 लोगों पे, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सही है। इससे तो हम कहते हैं कहते हैं कि कुछ भी आप आइडिया जनरेट करते हैं, कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं, हम्म, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल जो है बहुत आप जस्टिफाई करते हैं, वही वही। फिर आप बड़े लाभ हम्म, देख सकते हैं। यही सेम है, इसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं और पायलट टेस्टिंग भी कहते हैं ना, पायलट रन भी कहते हैं ना, ठीक है। पायलट रन कहते हैं कि भाई आपने सिमुलेशन कर दी है, 5-6 लोगों पे कर दिए। अब अगर 500 लोगों पे करते हैं आप, ठीक है, और मिसाल के तौर पे सिस्टम इंटरनेशनल ने आपको ट्रेनिंग दे दी कि यार हमारा ये ट्रेनिंग है करनी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और किसी बड़ी मल्टीनेशनल को या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आपने दे दिया कि हमारा सॉफ्टवेयर टेस्ट करें और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चला दें, और वो ऑर्गेनाइजेशन लेके और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चला दिया, 500 लोगों पे चला दिया, 100 लोगों पे चला दिया, 100 लोगों को समझ नहीं आती, वो क्या करेंगे, उसके अंदर बग्स भी हैं लेके आ जाएंगे, प्रॉब्लम भी लेके आएंगे, अल्टीमेटली आपकी रेपुटेशन खराब होगी, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम वेस्ट होगा ना, ठीक है। तो आप उसको उनको ऑर्गेनाइजेशन को आपको भी तो देते हैं ना, ट्रायल पीरियड भी तो देते हैं, पायलट रन भी देते हैं कुछ मॉड्यूल। चीज है ना, उसके अंदर टोटल का जो यूज होता है, हम्म, वो जैसे आपका एल्गोरिथम एक्सट्रैक्ट होती है, जो कोई भी आइडिया हम्म, वो एक इंसान से लेकर कंप्लीशन तक वो कुछ जो किस तरह से जो करना है, उसके जो पूरी स्टडी होती है, वन टू स्टेप्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, डिटेल होने के लिए मेन हेडलाइन होती है, बिल्कुल इनसे सही। लेकर हम चलना है तो ये कंसेप्ट है और ये कंप्लीशन इस तरह का हम लोग को मिलता है। तो ये जो डांस के लिए फाइल से उनको फाइल इसको हमारा डेवलपमेंट सेक्टर में है, वो क्वालिटी हम्म, यहाँ पे शुरू करते हैं, हम अपना टेस्ट देते हैं उसको कि यार ये वेस्टर्न सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों तरफ पानी जा रहा है, रास्ते में स्पीड तो नहीं होगी, इससे पानी कहीं तो पाइप खराब तो नहीं। तो जब वो पाइप टेस्ट करते हैं उसमें उनको पता लग जाता है कि ये कर रहे हैं। लेकिन जो आप प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, आप कह सकते हैं IT से हमारे
लेकिन वो आप किसी भी मॉडल का की एक सिमुलेशन बनाते हो उसको किसी भी पॉइंट में टाइम, तो वो आपका प्रोटोटाइप उसको अटैच हो जाए। ये हमने उसकी मॉडल बनाया जैसे वो अभी ट्यूटन लोगो आया था उससे ट्रम्प से तो उन्होंने कहा कि ये उसका प्रोटोटाइप है, ये उसकी शक्ल का प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन तो मुझे नहीं ये बोलते हैं। तो वो बेसिकली ना प्रोटोटाइप में आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है ना। आपने बड़े लेवल पे जाके उसको मास लेवल पे जाके लॉन्च करना है तो फिर प्रॉब्लम आएंगी, तो प्रोडक्ट आपकी फेल भी हो सकती है, आपकी रेपुटेशन खराब भी हो सकती है, कोई बड़ा क्लाइंट आपको दोबारा ऑर्डर भी नहीं देगा। ठीक है, ये भी तो होगा ना। लेकिन सबको पता है कि प्रोटोटाइप चल रहा है, पायलट रन चल रहा है, तो उसमें लोग आपकी फेलियर की भी आपको लोग गुंजाइश देते हैं। ठीक है, पांच शोर मचाएंगे तो पांच छह लोग ही मचाएंगे ना। ठीक है, लेकिन 500 लोग मचाएंगे तो फिर आप तो जाहिर है फिर उसमें और इसमें फर्क तो है ना। ठीक है, तो प्रोटोटाइप करते हैं। तो ये प्रॉब्लम को जब आपने को कंटेंट बना लिया, डिजाइन कर लिया, डिजाइन थिंकिंग को यूज करते हुए, तो अल्टीमेटली फिर आपने को स्मॉल ग्रुप में उसको रन करना है। स्मॉल ग्रुप में रन करना है, एकदम से बड़े ग्रुप में देख के नहीं जाना ना। अल्टीमेटली कि आप एक्सपीरियंसड हैं, आपको हैंडल करना लोगों को आता है। ठीक है, बड़े ग्रुप को हैंडल करना आता है तो एक अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली स्टार्ट आप यहीं से करेंगे। ठीक है, या एक स्मॉल ग्रुप के साथ डिस्कशन भी करेंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट देती है, कोई एनजीओ देती है, कोई बड़ी मल्टीनेशनल देती है, कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो वो आपके साथ डिस्कशन करेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगी हम अगले जो जाएंगे ना उसमें बताया ये सारा कुछ डिस्कस किया होगा। ठीक है, आपके साथ चीजें शेयर करेगी, और फिर आप जो कंटेंट देंगे तो ऐसे नहीं कह देंगे कि आप जाके चले स्टार्ट करें, वो भी आपके साथ डिस्कशन होगी बात। ठीक है, अब क्या करेंगे जी, जब आपने प्रोटोटाइप टेस्ट कर लिया, ठीक है जी, फिर उसका फ्लो बना लिया कि प्रोटोटाइप या पायलट रन क्या करना है, तो उसको फिर आपने क्या करना है, उसमें से कई चीजें आपके सामने निकल के आएंगी, कई चीजें ऐसी निकल के आएंगी, लूप होल्स निकल के आ सकते हैं, उनको आपने रिफाइन करना है ना। ठीक है, जो हमने बात की थी आइट्रेशन जो है वो यही है कि आपने बार बार कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करनी है ना। एक वो कौन सा मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस होता है, काइजन, काइजन की बात करते हैं ना, वो भी क्या चीज है, वो भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट ही है ना। जो चाइनीज जापानीज फिलोसफी आई है, ठीक है, वो अ, किसकी क्वालिटी कंट्रोल की या क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर ना, वो सारी की सारी वो यही तो है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करते हैं हम तो। डिजाइन थिंकिंग भी यही बात करती है कि आपने कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करना है, और जो भी आपने बना लिया उसको फिर आपने डिफाइन करना है, फिर डिलीवर करना है। ठीक है, कई जैसे हमने सैप यूज किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन में सैप को इम्प्लीमेंट करना था, सैप के सारे मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना था हम लोगों ने। तो वहां पे उन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी तो सैप देती भी नहीं किसी को टेस्ट रन, लेकिन वहां पे उसने हमें दे दिया, एक स्मॉल ग्रुप को दे दिया कि आप टेस्ट रन कर लें। उनको पता था कि ये अगर टेस्ट रन करेंगे तो अल्टीमेटली को 1000 के करीब करीब तो ये लाइसेंस लेंगे हमारे। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूँ लकी कोर इंडस्ट्री की ना। ठीक है, तो वो उनको पता था कि ये तो एटलीस्ट इनके अंदर पूरे ग्रुप के अंदर जो है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, 1000 लोग हैं जो मैनेजमेंट स्टाफ है और जिन्होंने ये यूज करना है। तो उसके ऊपर आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितना बड़ा उनका बिजनेस होगा ना। ठीक है, तो ये बेसिकली हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जिसको हमने पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है, जो स्टेप वाइज हम देखेंगे। ठीक है जी, और तो ये जो फैसला आपने बताया था जी जी। उसमें लर्नर कहाँ पे है? देखिए हमने क्या कहते हैं और एम्पथाइज उनके साथ कर लिया। हम्म। एम्पथाइज करने के साथ हमने कौन को कहाँ इन्वॉल्व किया, कौन की लर्निंग कहाँ पे है? मतलब ये तो हमने अपनी उनकी पर्सपेक्टिव खोलना ही बात है। अब उनको वो चीज नहीं चाहिए उस प्रोग्राम पर, उनकी भी और रिक्वायरमेंट तो मुझसे ये है कि लर्नर इसमें कहाँ पे है? लर्नर फिर इनिशिएट करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम उसको टेस्ट करते हैं, फिर उसमें भी साइकिल चल रहा है, लर्नर एक ये हाँ। जो डिजाइनिंग का प्रोसेस है ना, इसमें आप आपने जो भी ट्रेनिंग आपके पास आई होगी, या आप भी जो भी ट्रेनिंग कराएंगे आप, तो आप किसी की रिक्वेस्ट पे करा रहे होंगे ना। किसी ने रिक्वेजिशन आपके सामने लेके आई होगी, आपने खुद से कोई प्रोडक्ट इन्वेंट तो नहीं करनी, किसी के प्रॉब्लम का सोल्यूशन के तौर पे लेके जानी है ना आपने। तो सोल्यूशन किसके लिए है, उस लर्नर के लिए। ठीक, जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट के ऊपर पूरा का पूरा एक प्रोसेस होगा, ये एचआर का पूरा प्रोसेस है, जो हम आगे जाके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जिसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ना, पीएमएस सिस्टम है। पीएमएस सिस्टम के बाद फिर चीजें टीएनए डेवलप होता है, फिर टीएनए डेवलप होने के अंदर ही हमें आता है कि किस इंडिविजुअल को किस चीज की जरूरत है ना। फिर वो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की जाती है कि जी, कि सर्विस भी प्रोवाइड जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि आप जाके इसमें हमें बताएं कि आपको कौन सी
कौन सी ट्रेनिंग आपको चाहिए, ठीक है, कौन सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपका है ना। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लोग नहीं बता रहे होते ना, ठीक है, जो उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं उसके ऊपर बात की जाती है जाके। और फिर हम एक पूरा का पूरा मॉडल है जो आगे जाके डिस्कस करेंगे ना, जिसको कहते हैं आस्क मॉडल ना। कुछ लोग उसको आस्क कहते हैं, किसी को इससे याद कराइए ना। आस्क, ये क्या बन सकता है आपके पास, ये से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये वाला देखते हैं, इसको कहते हैं एटीट्यूड। किसी का एटीट्यूड भी ना हो लर्निंग का, तो आप उसको लर्निंग करा सकते हैं, नहीं होता ना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है एटीट्यूड ना। फिर अब इससे क्या बनता है ना, स्किल, स्किल की बात है, ठीक है। ये होगी स्किल, ये क्या चीज है, नॉलेज, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है एटीट्यूड ना। अगर एटीट्यूड होगा, ठीक है, तो वो फिर स्किल्स भी उसके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो और फिर अल्टीमेटली जब उसके अंदर एटीट्यूड होगा, यानी कि बिहेवियर उसका होगा, वो सीखना चाहता होगा, एबिलिटी भी ठीक है, तो फिर अल्टीमेटली वो, देखिए ना, जैसे आप लोगों का एटीट्यूड है, आपका सोचने का अंदाज है, और आपने आपके अंदर ये है कि इंप्रेशन है कि मैंने कुछ ना कुछ सीख के मैं अपना टाइम निकाल के आया हूं। तो मतलब है कि आप सीखना चाहते हैं। अल्टीमेटली आप क्या दे रहे हैं, टेक्निक्स पर बात कर रहे हैं ना, नॉलेज भी आप ले रहे हैं। फिर आप, क्योंकि आप उस नॉलेज को अपने स्किल पे यूज करेंगे, स्किल को इम्प्रूव करेंगे, न्यू स्किल सीखेंगे आप। जैसे डिजाइन थिंकिंग की स्किल की बात हम कर रहे हैं, ये एक नई स्किल आपके पास ऐड होगी ना। आगे जाके आप लर्निंग के मॉडल मॉडल देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, क्रिक पैटर्न मॉडल सीखेंगे आगे जाकर उसी सेशन में, ठीक है। तो ये चीजें आपकी एड अप होती है, आपके पास सोचने के, काम करने के डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, जो पहले आपके विजन में भी हो सकता है हो, मे भी ना हो। और जब आपके पास ये एटीट्यूड है, तो जो चीज आपको यहाँ बताई जाएगी, आप ये भी देखेंगे, जाके रिसर्च करेंगे, यार ये डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस जो आज डिस्कस हुआ था, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में है। फॉर्च्यून 500 में है, ठीक है। जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, बिल्डर हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूँ, तो उसमें कौन सा टॉप का top है पाकिस्तान में, इंटरनेशनली वहाँ पे है, सॉफ्टवेयर हाउसेज में है, किस तरह से है, एजुकेशन सेक्टर में क्या ये चीजें अप्लाई की गई हैं, ठीक है। आप रिसर्च पेपर निकालेंगे, आप केस स्टडीज निकालेंगे, आप देखेंगे, आप कि जैसे उसकी है, स्टीव जॉब की बहुत सारी स्टोरीज हैं, बिल गेट्स की बहुत सारी स्टोरीज हैं, कोई ना कोई स्टोरीज तो है ना, स्टोरीज हैं। कितने क्राइसिस उनके ऊपर आए, उन क्राइसिस से निकल के गए, और उन्होंने क्राइसिस को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ सॉल्व किया, राइट। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेस के अंदर, जो पहले भी बात की थी किसी किसी और फोरम में चली गई, सक्सेसफुल होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ऐसे कंडीशंस हैं, जो डिफिकल्ट कंडीशंस हैं, जो क्राइसिस वाले कंडीशंस हैं, उनमें से लीड करना, वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी था ना, वो एडिसन के ऊपर बात हो रही थी, इसके ऊपर टॉप का पेज है ना, तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सीईओ, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के, तो उसने एक बंदे ने पूछा, इंडियन ट्रेनर का, उसने पूछा, यार ये जो आप सिलेक्ट करते हैं सीईओ को, गूगल के सीईओ को सिलेक्ट कर लेते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को सिलेक्ट करते हैं, ये जब चूज कर रहे होते हैं, तो आप क्या चीज देखते हैं, आप क्या चीज देखते हैं किसी को भी आगे। जाहिर है जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सिलेक्ट किया जा रहा होगा, गूगल का सीईओ इंडियन है ना, सुंदर पिचाई, जब उसको सिलेक्ट किया जा रहा होगा, तो क्वालिफिकेशन तो उसके पास होगी, जाहिर है जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो भी होगी, जो शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे लोग, उन सबके पास वो क्वालिफिकेशन होगी, उनके पास क्या कहते हैं, वो एक्सपीरियंस भी होगा। तो किस तरह से जो चार पांच लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, या दो तीन लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो कहाँ से वो डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होता है, कैरेक्टर भी सबके पास है, कैरेक्टर भी तो सबके पास होगा ना, एटीट्यूड भी सबके पास है, तभी तो उस लिस्ट में पहुंचे होंगे। एटीट्यूड तो था ना, ऐसे थोड़ी है किसी नीचे से उठा के सीधा उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कर दी कि मैंने ऊपर वाले पोजीशन में जाके, एटीट्यूड भी सबके पास होगा,
लीडरशिप भी सबके ऊपर होगी, सबके अंदर होगी, एक्सपर्ट एक्सपर्टीज भी होगी। होगी। एक्सपर्टीज हुई है तो तभी शॉर्ट लिस्ट हो गए ना, 2-3 लोगों में आए हैं। एक जैसे ही होंगे ना 2-3 लोग। सुंदर पिचाई को जब सिलेक्ट किया गया होगा गूगल के अंदर, तो जहाँ पे जिस रेस में वो आया होगा, उस रेस में वो लोग भी होंगे। एक तो वैसे उसका नाम ले रहा हूँ ना, वैसे वो भी बहुत से एग्जाम्पल है। तो वहां पे वो उसने कहा कि हम ये देखते हैं कभी इस कंपनी के ऊपर ये जहाँ जहाँ पे सर्व किया, जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसने सर्व किया, वहां पे अगर क्राइसिस आया तो उसने इस क्राइसिस को कैसे हैंडल किया, कैसे डील किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर कितनी ज्यादा है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी ज्यादा है, कामयाबी जाहिर है। किसी को भी आप एप्पल का सीईओ बना देंगे, सब कुछ तो सेट है, उसने तो सीट पे बैठना है और चलाना है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम बने होते हैं, सिस्टम डिजाइन भी होते हैं, बस एक मोहरे ने चेंज होना होता है और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता होता ना। ठीक है, लेकिन कोई विजनरी बंदा आएगा तो चीजें चेंज करेगा। तो उसने किस तरह से प्रॉब्लम के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया, लीडिंग थ्रू क्राइसिस ना। एक और ट्रेनिंग बड़ी पॉपुलर हुई थी जिसका नाम था वोका। जो क्राइसिस का टाइम आया था ना, कोविड का टाइम क्राइसिस का टाइम आया था। जब कोविड का टाइम क्राइसिस का टाइम था ना, तो एक ट्रेनिंग बड़ी हाईलाइट हुई थी जिसका नाम था वोका। वोका का मतलब था, ठीक है जी, वोका, वोका का नाम सुना हुआ है? ये मेरा मुझे पहले लग रहा है। ये है जनाब, VUCA। ये सुना है कभी नाम? ये ट्रेनिंग, ये आप ट्रेनिंग डिजाइन कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप देखते हैं ना जाके, या इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है ना, वो अगर इस तरह की सिचुएशन में है, और इस तरह की सिचुएशन में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आती रहती है, ग्रुप का स्कूल भी आते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस भी आते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी आते हैं, डेवलपमेंट सेक्टर भी आते हैं ना। ठीक है, ग्रुप का कहते हैं ये वीक। वीक का मतलब क्या है? वीक, अनसर्टन, अनसर्टेन जी, वो क्या कहते हैं। अच्छा, जब आप मुझे बात कर रहे हैं ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये आपने बात की अनसर्टेन। अनसर्टन। अनसर्टेन, ये बहुत पॉपुलर ट्रेनिंग होती है जब कोई किसी जगह पे वो करेक्ट है ना, वहाँ पे ये बहुत लेवल ट्रेनिंग है वो काम। ठीक है जी। ये जनाब ठीक है, क्या बात? कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये से बन जाएगा जनाब। ठीक है, ये वो का ट्रेनिंग भी सेल में ये देखेंगे, ये चीजें हैं जो मार्केट में सेलेबल चीजें है ना, इसके बारे में हमने जानना है, समझना है, स्टैंड करना है ना, तो आपको पता भी होना चाहिए ना। तो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से लोगों ने ये चीजें सेल की या बनाई या डिजाइन की ना। जो चीजें आज से पहले डिजाइन हो चुकी है, आज में तो नहीं है कि हम लोग तो बोलेंगे, हम लोग भी बना सकते हैं, हम लोग भी बना सकते हैं, बिल्कुल चीज हम लोग भी इन्वेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये थिंकिंग एक ऐसी चीज है कि जो जितना यूज करेंगे ना, उतनी नई नई चीजें निकल के हमारे सामने आएगी, हमारी इमेजिनेशन में, हमारे सोचने में। राइट। बट वो इंस्पेक्टर में ट्रेनिंग का जी वो का कॉन्सेप्ट जो है, जी जी हाउ दे यूज इट, मतलब मेटाइनेसिस कैसे यूज करती है, जैसे काइजन है वो एक मॉडल, जी जी। जैसे कोई मॉडल है। मॉडल बिल्कुल एक फ्रेमवर्क है ट्रेनिंग का। जब वो जब अनसर्टेन है ना, यानी अनसर्टेनिटी आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, किसी किस्म का भी क्राइसिस आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड खत्म हो सकते हैं, या कोई भी बड़ा क्राइसिस आ जाता है। जैसे अभी कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, TRG। TRG का नाम सुना होगा ना आपने, द रिसोर्स ग्रुप, ये भी सॉफ्टवेयर होता है ना, बड़े, जिसका कोई क्राइसिस आया था, CEO चला गया, उसके स्टॉक्स एकदम से डाउन हो गए मार्केट में, तो तब एक क्राइसिस आ गया। क्राइसिस एक तो ऐसा भी आ सकता है कि जैसे कोई जंग हो गई कोई, और जैसे कोई पेंडेमिक कोई चीज हो गई। जी जी, ऐसे ना। तो फिर अब आपने उस पर्सपेक्टिव में जाके, वोका वाले पर्सपेक्टिव में जाके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और उसको फिर हम ये एक ट्रेनिंग है, जॉन मैक्सवेल की भी एक ट्रेनिंग है जिसका नाम है LTC, लीडिंग थ्रू क्राइसिस ना। क्राइसिस में कैसे लीड करना है, बेसिकली ये वही वही कंसेप्ट है। इजी वे में LTC लीडिंग थ्रू क्राइसिस है, और वो जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है
वो इस तरह से है ना। आपको पता है थोड़ी सी कॉस्मेटिक वैल्यू भी होती है ना, आपने ट्रेनर बनना है। ट्रेनर बनना है तो आपने चीजों की कॉस्मेटिक वैल्यू के ऊपर बात करनी है ना। साइज ऑफ द, वो लास्ट टाइम बात की ना, प्रॉब्लम को इंक्रीज करना है, साइज ऑफ द केक को इंक्रीज करना है। ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर मेडिकल क्लिनिक पे फ्री वो हो रही होती है, शुगर डायबिटिक चेकअप हो रहे होते हैं, शुगर चेकअप हो रही होती है, कोलेस्ट्रॉल चेकअप हो रहा होता है, और वो जो होती है ऑस्टियोप्रोसिस चेकअप हो रहा होता है ना। वो खिदमत तो नहीं कर रहे होते आपकी, वो थ्रेट क्रिएट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, चीजों की प्रमोशन कर रहे थे ना। जितना ज्यादा आपको नहीं पता था ऑस्टियोप्रोसिस का, आपको नहीं पता था ऑस्टियोपिनिया का, ऑस्टियोप्रोसिस का, आपको नहीं पता कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है ना। ठीक है, वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जितने ज्यादा लोगों को पता लगेगा कि भाई शुगर इस वजह से हो सकती है, उतने लोग फिर उस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, प्रमोशन है ना, प्रमोशन है, अवेयरनेस क्रिएट हुई है, तो आपने भी बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कॉस्मेटिक टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, वर्ड यूज करने हैं, लोगों को बताना है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। साइज ऑफ द केक इंक्रीज करेंगे तो आपका शेयर भी ज्यादा आएगा ना। ठीक है। तो अगर आप पेस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, साइज ऑफ द केक इंक्रीज करने की कोशिश नहीं करेंगे, मार्केट की ग्रोथ को नहीं देखेंगे, मार्केट की ग्रोथ को बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर बिजनेस का शेयर भी आपके पास कम ही आएगा ना। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो मिलकर काम करते हैं, और बहुत सारी एनजीओज हैं, वो भी मिलकर काम करती हैं, बहुत सी यानी एक दूसरे की कंपटीशन में भी होती हैं, लेकिन सेक्टर की बेहतरी के लिए मिलकर भी काम करते हैं। करते हैं या नहीं करते? मिलकर भी काम करते हैं, एग्जीबिशन बनवाते हैं। ठीक है, ताकि साइज एग्जीबिशन करवाते हैं। ठीक है, कोई सेमिनार्स करवाते हैं, सिंपोजियम करवाते हैं, पब्लिक को बुलाते हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक को बुलाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं यार, वाकई कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाने की कोशिश करते हैं ना। अगर जैसे कंस्ट्रक्शन में एक चीज है, रीट, रीट है ना, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, रीट की सूरत में जी आप 2 लाख रुपए लगा दें, 10 लाख रुपए लगा दें ना, अपार्टमेंट आप पूरा नहीं खरीद सकते, अपार्टमेंट का शेयर खरीद लें। ये भी है ना, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, चीजें आपके लिए आसान करके दिखाई जा रही है। जी। यस। यस ना, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं ना, कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं ना आप, लोगों के लिए चीजों को आसान कर रहे हैं ना। आप, मैं आपको कहूंगा जी विकास, आप एक अपार्टमेंट खरीद लें और उसका आपका बजट ही ना हो उस टाइम पे, तो आप बिल्कुल निकल जाओ। और कहते नहीं, इसको भी फंसाओ, इसके पास 2 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, इसको भी लेके आओ। बीकन हाउस है, एक स्कूल है जो बीकन हाउस है, एक स्कूल है उसी की ब्रांच है, उसने कहा चलो 25,000 रुपए जो बच्चे की फीस अफोर्ड कर सकता है, 25 से 30 हजार, उसको बीकन हाउस में ले आओ। अच्छा, एक और बजट वाला बंदा है जिसके जो 45 से 50 हजार अफोर्ड कर सकता है, उसको न्यू लैंड, बीकन हाउस का एक प्रोजेक्ट है न्यू लैंड, उधर ले जाओ। बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली है ना। अच्छा यार, एक और कैटेगरी मौजूद है सोसाइटी में, क्या कहते हैं, जो कि 14-15 हजार रुपए की फीस अफोर्ड कर सकती है, उसको ले आओ। बीकन हाउस का एक प्रोजेक्ट, यूनाइटेड चार्टर्ड, नहीं यूनाइटेड चार्टर्ड, यूसीएच में ले जाओ। अब देखते हैं यार, एक एक कम्युनिटी और बच गई है जो कि 7-8 हजार 10 हजार वाली है। यार इसको भी कोई सोल्यूशन दो, उसके लिए एजुकेटर, एजुकेटर आ गया, उसके लिए जो बिजनेस है ना, सोच है, थिंकिंग है ना। ठीक है, कि उन्होंने कम्युनिटी की हर कैटेगरी, ये पायनियर है अपने सेगमेंट में, इसलिए इस वक्त बिलियनर भी है, लेकिन हौसली फैमिली बिलियनर भी है ना, पायनियर भी है ना अपने सेगमेंट में। तो उन्होंने हर एक के लिए सोल्यूशन पेश कर दिया, जिसको अब वो क्या है, ट्रेंड सेटर है, फर्स्ट एंट्री एडवांटेज वो लेके जा रहे हैं, फर्स्ट एंट्रेंट एडवांटेज जिसको कहते हैं ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। अगर बिजनेस पढ़ेंगे ना तो उसमें ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी होती है कि फर्स्ट एंट्रेंट एडवांटेज, कि कंपटीटर को बहुत दूर रख दो, कंपटीटर सिर्फ क्या करे, आपको फॉलो करने पे हमेशा तुला रहे ना। तो ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसको कहते हैं। ठीक है, हमेशा वो एडवांटेज ले जाता है, तो इसको ये कहते हैं, ये बेसिकली ये सारी की सारी थिंकिंग है कि किसी को जाने नहीं देना है। हाँ, वो उसके बोलते हैं आगे चल जाते हैं, फिर वो वापस नहीं हाँ, सुनते। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ना, कंपटीटर आपके पास आ ही ना सके, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। हाँ, अल्लामा इकबाल कह गया ना, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। तो अपनी दुनिया उसने अपनी आप पैदा कर दी, जिसमें किसी और को आते आते बड़ा टाइम लग जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो बात करते हैं ना, तो ये सारी थिंकिंग है। ठीक है, थिंकिंग है, थिंकिंग के साथ वो लोग चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने यही किया ना, हम इसको रिफाइन करके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो इस पैटर्न पे चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग का इसके साथ अवेयरनेस करते हैं, आप न्यू वे निकालेंगे ना, हम भी कुछ नई चीज निकाल सकते हैं। जी। जी, विकास अभी पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इधर लाउडली पढ़े थोड़ा सा।
हाँ, ये ले सर, माइक ले लो। the first chapter in the talent. This foundation is about deeply understanding your balance. It involves connecting actual training needs assessment. It requires their challenges, understand their motivations, and utilize their existing knowledge together. It means like interviews, surveys, and observation of key areas. ठीक है जी, थैंक यू। क्या थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी करें सर, क्या है, क्या समझ में आता है? जो इम्पैथाइज है उसका मतलब ये है कि आपने ये फाउंडेशन स्टेप है, ये आपने लर्नर की जो नीड है उसको डीपली अंडरस्टैंड है। और इसके अंदर जो जो मेथड यूज हो रहे हैं वो ये है कि नीड है। एक वर्ड है जिसको कहते हैं TNA। TNA का मतलब पता है आपको? आपको पता है TNA सुना होगा ना, TNA? सर आपने सुना TNA? TNA ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ये आपके बहुत ज्यादा यूज होगा, की भी होगी आपने, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट भी की होगी ना। तो ये आप जब बात करेंगे बीइंग अ ट्रेनर, जब आप ऑर्गेनाइजेशन से बात करना चाहिए तो वहाँ पे आप ट्रेनिंग नीड असेसमेंट करेंगे। अब जब क्या है, लर्नर कहाँ पे है, तो आपकी डिस्कशन में लर्नर यहाँ पे मौजूद है, जिसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं, एम्पैथाइज पे ना, इस स्टेज में। और इससे बड़े बड़े जो मोटिवेशन और और ये टेक्निक जिनके तो हम मतलब ये उनके चैलेंज, उनकी मोटिवेशन, उनके अंडरस्टैंडिंग को हम किस तरह कर सकते हैं, हम उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं, हम सर्वे करवा सकते हैं और उनकी बात निकल पा सकती है, चीजें हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा अब ना, ये रखिए। आप में से HR में कितने लोग हैं? HR में है कोई? ह्यूमन रिसोर्स नहीं? TNA आपको पढ़ लिया। एक चीज होती है जिसको कहते हैं PMS, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ना, PMS। अच्छा, आप लोग रजिस्ट्री में आप क्या करते हैं, हर साल रिव्यू करते हैं, क्वार्टरली, ईयरली एंड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली के ऊपर ना, जब आप असेस करते हैं, इवेलुएट करते हैं, राइट? तो ये चीज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम से आप जब इवेलुएट करते हैं, रिव्यू करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने लोगों के साथ। अ, जी, आप मुझे बताइएगा कि आपके लोगों की परफॉर्मेंस कैसे इवेलुएट करते हैं आप अपने लोगों की? कोई टारगेट साइन किए होते हैं? टारगेट करते हैं उनको जी। दिया जाए जिनमें बंदों की परफॉर्मेंस भी अब वेल बड़ी होती है, यानी कि सिर्फ सेल्स पे नहीं होता। और फॉर एग्जांपल इसके पॉइंट पॉइंट सिस्टम है पूरा बना हुआ है। और उसको जाहिर है मेरे पास तो वो एंड पे ही आता है पॉइंट लगा हुआ है, लेकिन उसमें जो है पहले टीम लीडर्स अपने लोगों की हर लेकिन मैं जब से आया तो मैंने ये चीज ऐड की है कि प्रोसेस कोई भी कंपनी किसी कस्टमर को आप खुद नहीं देख सकते जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब अगर एग्री नहीं करेंगे तो आप नहीं देखेंगे। जैसे ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपको मीटिंग करनी है और ये आपने पढ़ा है कि आप सेट और लेटा है, इसलिए मैं आपको ये दस में जो है आपकी रेडनेस के ऊपर 10 में से सिर्फ 3 पॉइंट दिए, ये लगे होगा। तो वो सारे एरियाज के पॉइंट और उसके बाद फाइनल मीटिंग में ये चाह होती है। और उसके बाद वो एग्री है जैसे कि अपनी then they have the opportunity to either appeal or अभी ठीक है सही हुआ, मान में फीसद अपील ही होती है। आपके यहाँ पे ये वहाँ पे फील नहीं होती, उसकी क्या रीजन होगी? उसकी रीजन ये होती है कि वहाँ पे सब चीजें
बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक चल रही है ना। ठीक है, उसमें मंथली, क्वार्टरली, 3 महीनों के बाद मिड ईयर में जाके रिव्यूज हो रहे होते हैं, और रिव्यूज में भी चीजें डिस्कस की जा रही होती हैं, रेड फ्लैग हाईलाइट किए जा रहे हैं। ठीक है, और चीजों को रिकॉर्ड में लेके आया जा रहा होता है। जैसे सैप पैकेट HR का जो मॉड्यूल है उसको कहते हैं सक्सेस फैक्टर। सक्सेस फैक्टर में हर चीज डाली जा रही है, और बताया जा रहा होता है कि परफॉर्मेंस के लिए दो बच्चे गुंजाइश काम में मिलते हैं। ठीक है, तो अब जब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पूरा साइकिल आपने निकाल लिया, अच्छा अभी तो आप एक्सेप्ट कर लिया कि रिजेक्ट कर दिया? जो 99% आपके अंदर। मैंने मेरी कोशिश की होती है कि आइडेंटिफाई करूं कि वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वाई डू नॉट मसले पे। ठीक है, और ये है कि वो मॉडल है, क्योंकि चार लोग पॉइंट बेस्ड सिस्टम का हिस्सा है, और चारों की तरफ से अपने अपने पॉइंट्स हैं, द टीम लीडर वो आपको कंडक्ट के एनालिसिस लाइन आउट ऑफ 10, HR जो है वो आपको समझती है कंडक्ट के हवाले से 6 आउट ऑफ 10। DGM जो है, क्योंकि चार लोग हैं ना, DGM है डेप्टी जनरल मैनेजर, वो समझता है जी 6 आउट ऑफ 10, GM समझता है जी 7 आउट ऑफ 10। तो मेरी पहली ये सोच होती है, व्हाई दे आर नॉट ऑन द सेम पेज फॉर द सेम पर्सन, व्हाई दे आर नॉट गिविंग द सेम नंबर्स टू दिस पर्सन। तो अगर वो बंदा जो है, मैं एवरेज निकालता हूँ, अगर एवरेज बंदे की समझ आ गई, तो बंदा की बायस के ऊपर तो समझ रहा कि बायस इस पर्सन निकला है, इसकी एवरेज जो है वो 8 निकल रही है, तो इसकी एवरेज बाकी 3 लोगों की 8 है, तो ये बंदा इसको 5 क्यों दे रहा है? तो ये एक 24 घंटे का काम चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए, yes, really the big companies, they have a software and they have a very systematic approach. But what we should not forget is कि छोटी कंपनी में ये तो होता है, इधर का नीड नहीं रहा है। यस, बेनेवलेंट फंड और ये और वो, people can see it very change very quickly. This is भी अब गवर्नमेंट भी छोटी कंपनी में चैलेंजेस अपने हैं, इसीलिए SME को एक अलग अलग से इंडस्ट्री के तौर पे बढ़ाया जाता है, क्योंकि SME के अंदर लोग हैं वो इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। जो जो बंदा है, एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, उसके चैलेंजेस भी ज्यादा है। आपने केस आपने बताया, अच्छा मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो वहाँ पे पता है ये भी वहाँ पे भी इस तरह की तकलीफ से बहुत कम हो जाए। मेरा जो मैनेजर है वो फिल्म बिजनेस से हुआ है, उन्होंने जरा की वो आपको इसकी तरह होता होगा। मेरी जो मैं फिल्म चला जाता हूँ, इसके साथ आता हूँ, एमपी को मुझे कन्विंस नहीं करता हूँ। प्राइस वाटर के ऊपर PwC का आपने नाम सुना होगा ना, PwC प्राइस वाटर के ऊपर एक ऑडिट फर्म है। ठीक है, मशहूर है, मतलब बिग 4 में गया, बिग 4 में गया थी ना। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन बीच में से निकल जाती है। फिर मेरा मामला चला जाता था प्राइस वाटर के ऊपर के पास, ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ है कि ऐसा कोई मामला हो तो प्राइस वाटर के ऊपर जो है इसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो फिर वहां पे जाकर फाइनल डिसीजन होता है, वो फिर हर चीज पर वैलिडेट करते हैं। लेकिन मेरे पास पूरे के पूरे एविडेंस होने चाहिए। जब मैंने प्रेसिडेंट को भी बाईपास कर दिया तो उसके फैसले को भी ट्रस्ट नहीं किया, इस तक चलता कोई कम नहीं, क्योंकि बहुत सारे एविडेंस वहाँ पे रिकॉर्ड हो गए। अपने हर चीज बता रहे होते हैं ना, हाईलाइट किया जा रहा होता है कि नहीं एग्री किया अपने करना है आपका इस वक्त, कुछ सिस्टम रिकॉर्ड जाएगा ना हर चीज पे। अप्रैल में, दिसंबर में, मार्च में ये चीजें हुई थी, हमने आपके नोटिस को लेके आए थे। खैर, हम बात कर रहे थे कि इस ट्रेनिंग के ऊपर, तो PMS के बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम जब चला होगा, कोई भी सिस्टम हो सकता है ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं कि वहाँ पे जो आपने बताया जी, जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात की ना, कि जी एफिशिएंसी, टाइम पे ना आना, लेट ड्राइवर, तो ये मसला हो गया टाइम मैनेजमेंट का ना। ठीक है, आपने इस पर जब मैनेजर और सुपरवाइजर आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। किसी जगह पे डिसिप्लिन हो सकता है, किसी जगह पे टाइम मैनेजमेंट हो सकती है, किसी जगह पे स्किल का गैप हो सकता है। ठीक है, फाइनेंस वाला बंदा है तो उसको ये नहीं समझ आ रही कि इस वक्त इंटेंट कौन कौन सी चीजें हैं, उसको पावर BI यूज करना नहीं आ रहा, उसको एक्सेल यूज करना नहीं आ रहा। मे बी HR का बंदा है, उसको भी एक्सेल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है ना, एक्सेल के फॉर्मूले उसको यूज करना नहीं आ रहा, या एक्सेल का लेवल उसका बिगिनर का लेवल है ना। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीजें आपके सामने हाईलाइट होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे सॉफ्ट स्किल्स इसके अंदर नहीं है, कोई टीम बिल्डिंग वाला नहीं है, कोई कोलैबोरेट नहीं कर रहा। ठीक है, कोई अपनी साइलों में रहता है। ठीक है, टीम वर्क में जाता नहीं है, अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद उसने अलग बनाई होती है हर हर मामला में ना।
ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सामने इश्यूज निकल के आते हैं थ्रू द क्रॉप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये क्या बन रहा है आपका TNM बन रहा है, क्या बन रहा है, TNA, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ये इसमें लिखा भी हुआ है TNA। अब TNA, अब कई लोगों, हर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वो पूछते हैं कि आपको, आपका कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है और आपको किसी ट्रेनिंग की नीड है, वो लिखता है। ये कहते हैं, इसको कहते हैं उसकी विश लिस्ट। विश लिस्ट ना, मैं देखता हूँ यार ये लिखा हुआ है, अच्छा यार सैप आ रहा है, सैप के बारे में मेरी नॉलेज नहीं है, मैं सीख लेता हूँ। ओरेकल के बारे में मैं नहीं जानता, वो सीख लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है, अट्रैक्टिव है, बड़ा मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख लेता हूँ ना। मुझे लगता है ना कि यार सीखूं। अब मेरा रोल तो है इस वक्त कोई और, मेरा रोल इस वक्त है मिसाल के तौर पे अकाउंटेंट का रोल है, मेरा रोल है अकाउंटेंट का ना, फाइनेंस का, ठीक है, और फाइनेंस, और मैं अपने लिख देता हूँ कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। ये मेरी विश लिस्ट है, क्या है, विश लिस्ट है। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करेगी उसके ऊपर कि उसको डिजिटल मार्केटिंग सिखाए? नहीं सिखाएगी ना। विश लिस्ट ये आपने सफाई भी करनी है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, फाइनेंस वाले ने पिछले दिखा दी अपनी, और तुम्हें दिखा दी कि मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग मैं नहीं कर पाता। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल करता है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग को हैंडल करता है, ये जो लोग मार्केटिंग के अंदर हैं, प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको हम जरूर सिखाएंगे। और हमारे यहाँ की अलमिया यही है कि हम सेल्स एंड मार्केटिंग को मिक्स कर देते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो जिसकी जो नीड है उसको हम वो करेंगे। इसको होगा कि अगर ये फाइनेंस वाला होगा तो ये कहेगा कि क्या कहते हैं, ये एक वो है IFRS वगैरह, ये सीखेगा। या एक और चीज होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ना, ये सीखेगा। इस तरह की बात करेगा तो हम इस पे असेस करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, यार बाकी इसकी नीड है, इसको सिखा दो ना। आप अगर डेवलपमेंट सेक्टर में हैं तो आप कहेंगे कि मैंने फंड रेजिंग करवानी, आप मैच भी करते हैं आपके कुछ